हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ए टू जेड। तो आज हम लोग पढ़ते हैं सामाजिक तथ्य यानी कि सोशल फैक्ट्स। सोशल फैक्ट्स किसने दिया? ये इमाइल दुर्खीम का कॉन्सेप्ट है सोशल फैक्ट। इमाइल दुर्खीम के ये फैक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सामाजिक तथ्य, इसी पे बेस्ड उनकी सारी थ्योरीज हैं। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में। इन्होंने अपने सोशल फैक्ट्स के बारे में पूरी एक बुक लिखी हुई है। उस बुक का नाम है सामाजिक पद्धति के नियम, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स, जिसमें इन्होंने सामाजिक तथ्य के बारे में पूरा वर्णन किया। इसमें कुल टोटल 6 चैप्टर हैं। इसमें हर एक चैप्टर में इन्होंने सोशल फैक्ट्स के बारे में अच्छे से बताया हुआ है। और जो दुर्खीम थे उन्होंने पूरा प्रयत्न किया कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान बन सके, जैसे कॉम्टे ने किया, लेकिन कॉम्टे ने इतना अच्छे से नहीं कर पाए। इन्होंने समाजशास्त्र को काफ़ी व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप देने की कोशिश की दुर्खीम जी ने। तो इन्होंने जो है समाजशास्त्र को मानवशास्त्र नहीं, मनोविज्ञान, जीवशास्त्र, दर्शनशास्त्र आदि जैसी जो विषय थे उससे एकदम स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया। मतलब ये उसके चुंगल से समाजशास्त्र को इन्होंने छुड़ाया। तो कैसे छुड़ाया? क्योंकि मनोविज्ञान, जीव विज्ञान और दर्शन शास्त्र में व्यक्तिगत है ना, इंडिविजुअल फैक्ट्स को महत्व दिया जाता है, जबकि समाजशास्त्र में इन्होंने कहा समाजशास्त्र सोशल फैक्ट्स, सामाजिक तथ्य का अध्ययन करने के लिए होती है समाजशास्त्र। तो इन्होंने उससे मुक्ति कैसे दिलाई? तो जो कई सारे टॉपिक जो थे, जो मनोविज्ञान, जीवशास्त्र और दर्शन शास्त्र में पढ़ाए जाते थे, उनको उन्होंने वहाँ से लिया। जैसे आप देख लीजिए, सुइसाइड है ना, आत्महत्या या सुइसाइड का टॉपिक है। मोस्टली इसको समाज में क्या माना जाता है कि मेंटल कंडीशन ऐसी कुछ रही होगी ना, मेंटली परेशान रहा होगा व्यक्ति, तभी उसने सुसाइड कर लिया है। तो इस तरीके से तो ये काहे का विषय हुआ? ये होना चाहिए तब तो, है ना, साइकोलॉजी का। लेकिन दुर्खीम ऐसा नहीं मानते, वो इसको ले आए किसमें? सोशियोलॉजी में। कैसे ले आए? उन्होंने बताया आदमी सुसाइड तभी करता है जब उसके आसपास सामाजिक परिस्थितियाँ इस तरीके की उत्पन्न हो जाती हैं। तो सामाजिक परिस्थितियाँ उत्पन्न करने के लिए कौन? हमारा समाज ही, सामूहिक चेतना जिम्मेदार है, तभी वो ऐसा करता है। तो उन्होंने इस तरीके से कई जो टॉपिक थे जो कि मनोविज्ञान, जीवशास्त्र, दर्शन शास्त्र में पढ़ाए जाते थे, उनको वो समाजशास्त्र में लेकर आए और उनको सोशल फैक्ट्स के माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश की। तो आगे वो लिखते हैं कि तथ्य जो है वो सामूहिक चेतना, सामूहिक सम्मिलन से उत्पन्न एक स्वतंत्र वास्तविकता के रूप में सामाजिक तथ्यों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में स्थापित किया। तो उन्होंने बताया है, जैसे हम पहले बता चुके, कि जो सोशल फैक्ट्स या सामाजिक तथ्य जो थे वो क्या है? वो सामूहिक चेतना या सामूहिक सम्मिलन के कारण ही उत्पन्न होते हैं। और वो व्यक्तिगत विचार, जो इंडिविजुअल फैक्ट्स हैं, उससे बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। कि एक समाज में जो सामूहिक रूप से जो कार्य करने का तरीके या सोचने का जो है ना, थिंकिंग, फीलिंग, जो भी वेज हैं, वो कलेक्टिवली कैसे हैं, उस पर वो देखा जाता है। मतलब उन्होंने समाज को महत्व दिया है दुर्खीम ने, है ना, इंडिविजुअल को नहीं दिया है। तो अगर इंडिविजुअल कुछ अलग तरीके से कार्य कर रहा है तो उसको समाज मान्यता नहीं देता है। तो मेन ये है, जो सामूहिक चेतना है, जो सामूहिक सम्मिलन से उत्पन्न होते हैं, वही है सोशल फैक्ट्स। और ये इंडिविजुअल थिंकिंग या इंडिविजुअल फीलिंग क्या है, उससे बिल्कुल स्वतंत्र होती है। आगे देखते हैं। दुर्खीम लिखते हैं सामाजिक तथ्य
कार्य करने, सामाजिक तथ्य उनके एक ये डेफिनेशन है कि सामाजिक तथ्य कार्य करने तथा सोचने एवं अनुभव करने के तरीके हैं जिनमें व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी अस्तित्व को बनाए रखने की उल्लेखनीय विशेषता होती है। जैसा भी ऊपर समझा चुके हैं कि समूह में या समाज में जो भी कोई कार्य करने का तरीका होता है, मान लो कोई त्यौहार है, शादी का तरीका है कि इस समाज में कि क्रिश्चियंस में, हिंदूज़ में, मुस्लिम्स में शादी कैसे होती है या त्यौहार कैसे मनाते हैं, तो पूरा सामूहिक रूप से लोग जिस तरीके से मनाते हैं वही तरीके से मनाते हैं। कोई एक इंडिविजुअल मना तो रहा है लेकिन कुछ अपने अलग नए तरीके से मना रहा है या कुछ और अजीब से तरीके से मना रहा है, तो उससे उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो वो सामूहिक चेतना या जो सामूहिक चेतना है वो उससे स्वतंत्र रहेगी, उससे उसके ऊपर खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहने का मतलब है। समूह में प्रचलित विश्वास, प्रथाएं, रीति रिवाज, आदर्श, नैतिकता, मान्यताएं तथा कार्य करने के तरीके भी सामाजिक तथ्य हैं, क्योंकि इनमें भी परिवर्तन बहुत कम आते हैं और ये किसी विशेष व्यक्ति की नहीं वरन संपूर्ण समूह की संपत्ति माने जाते हैं। तो हमारे समाज में कोई न कोई विश्वास होता है ना, बिलीव्स, कस्टम्स, नॉर्म्स, ये रीति रिवाज, कुछ आइडियल्स होते हैं कि ऐसे मॉरल वैल्यूज होती हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं, काम करने के तरीके होते हैं कि ये काम जैसे पूजा पाठ करने का तरीका होता है, कुछ एक विशेष पर्टिकुलर वे होता है ना का पूजा करने का, है ना। तो हम लोग देखते रह जैसा देखते हैं वैसे ही करते रहते हैं। तो कुछ जो मान्यताएं, प्रथाएं, रीति रिवाज और कुछ आइडियल्स, आदर्श, जो मॉरल वैल्यूज हैं समाज में, वो ऐसा तो है नहीं कि आज हम किसी को मान लो सुबह मिले या शाम को मिले तो हम लोग नमस्ते करते हैं, है ना, या हाथ मिलाते हैं, तो पता लगा कि नहीं अगले दिन उठे तो नमस्ते नहीं कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। जैसे कोरोना में भी दिखाया गया था, कई वीडियो आते थे कि लोग एक दूसरे से हाथ नहीं मिला रहे थे, पैरों से मिला रहे थे। तो एकदम अलग से ऐसा नहीं होगा कि प्रथा चेंज हो जाए, है ना। जो हमारे मोरल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, रीति रिवाज हैं, उनमें परिवर्तन धीरे धीरे आता है, बहुत जल्दी नहीं कि आज कुछ और था कल कुछ और, तो ऐसे तो फिर समाज में व्यवस्था ही गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, कोई एक व्यक्ति विशेष या कोई ग्रुप में लोग अपना इंडिविजुअली ऐसा बना लें ग्रीटिंग्स का आपस में या कुछ कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, उससे जो वहाँ पे पहले से विश्वास और रीति रिवाज उन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, वो परिवर्तित नहीं होते हैं, क्योंकि वो सभी संपूर्ण समाज में वो मान्य है। कोई पर्टिकुलर कुछ लोग किसी तरीके से करने लगते हैं, जैसे हॉस्टल्स में लोग रहते हैं तो उनका ग्रुप होता है, अपना ग्रीटिंग का तरीका अलग होता है आपस में, तो वो सब बाद में तो वही समाज में आके सब फिर वही नॉर्मल हो जाता है। तो इंडिविजुअल से बिल्कुल मुक्त होते हैं, व्यक्ति विशेष का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो सोशल फैक्ट्स होते हैं, है ना, सामाजिक तथ्य, वो संपूर्ण समूह की संपत्ति माने जाते हैं। देखिए, सामाजिक तथ्यों की विशेषताएं भी हैं, तो विशेषताओं से पहले हम इसकी दो डेफिनेशंस को देख लेते हैं जो इंग्लिश में है, क्योंकि जो लोग इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो डेफिनेशंस को लिख के बाकी और चीज़ों को अपने तरीके से समझा सकते हैं। अ सोशल फैक्ट इज अ फेज ऑफ बिहेवियर में क्या है, थिंकिंग, फीलिंग और एक्टिंग विच इज सब्जेक्टिव टू द ऑब्जर्वर एंड विच हैज अ कोर्सिव नेचर। तो सोशल फैक्ट वही समझाया पूरा सब, बिहेवियर है, थिंकिंग, फीलिंग और एक्टिंग कैसे करते हैं, विच इज सब्जेक्टिव टू द ऑब्जर्वर एंड विच हैज अ कोर्सिव नेचर। और कोर्सिव नेचर मतलब बाध्य होता है। ऐसे सोशल फैक्ट्स वो होते हैं जो इंडिविजुअल की थिंकिंग से फ्री होते हैं और वो बाध्य होते हैं। समाज में जो लोग रहते हैं उन पे वो बाध्यकारी होते हैं, मतलब वो मानना ही है आपको, उससे उस लीक से उस रास्ते से हट के आप कुछ करेंगे तो समाज में आपको बाइकआउट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। सोशल फैक्ट्स रिप्रेजेंट अ कैटेगरी ऑफ फैक्ट्स with distinctive characteristics consisting of ways of acting, thinking and feeling external to the individual and endowed with the power of coercion
बाय मीन्स ऑफ विच दे कंट्रोल हिम। मतलब वही जो चीज़ें अभी हम लोग समझ चुके हैं, सब कुछ वही है, बस ये डेफिनेशंस को आप इंग्लिश में लिखिए, दोनों डेफिनेशंस को, फिर उसके बाद जो समझा रहे हैं हम हिंदी में, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो उसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं अपना बना के पूरा। तो अब देखते हैं कि सामाजिक तथ्यों की विशेषताओं में क्या बताया दुर्खिम ने। तो दुर्खिम ने बताया कि दुर्खिम के अनुसार ये इनकी विशेषताओं में मेनली 2 विशेषताएं हैं। कौन कौन सी? वाह्यता और बाध्यता। वाह्यता और बाध्यता मतलब एक्सटीरियोरिटी एंड कॉन्स्ट्रेंट। तो अभी तक आप सामाजिक तथ्य समझते आए, तो उसमें आपको समझ में आया होगा कि वाह्यता क्यों कह रहे हैं। वाह्यता ये इसलिए कह रहे हैं कि वो इंडिविजुअल की सोच से उनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, सोशल फैक्ट्स का, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हम ही लोग अभी कर चुके हैं कि कोई त्यौहार मनाने का खास तरीका होता है, हम लोग उसी तरीके से मनाते हैं, कोई इंडिविजुअल कोई और तरीके से मना रहा, तो उससे उस जो कार्य प्रणाली, सामूहिक कार्य प्रणाली है, उससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे तो एक आधे लोग कुछ होते ही हैं जो कह सकते हैं आप एम नॉर्मल या अलग तरीके से काम करने वाले, तो इसी को कहते हैं एक्सटीरियोरिटी, बाह्यता, जिससे जो इंडिविजुअल थिंकिंग है उसका कलेक्टिव थिंकिंग पे कोई असर ना पड़े, सामूहिक चेतना पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो स्वतंत्र है, वो ऐसे एज इट इज मेंटेन भी रहेगी। दूसरा है बाध्यता। अब देख लीजिए, एक्सटीरियोरिटी का एक जैसे एग्जाम्पल देके समझाया हुआ है, आप उससे अच्छे से समझ सकेंगे कि जैसे आप जानते हैं पानी का सूत्र क्या होता है? H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर पानी बनाते हैं। लेकिन अगर आप इनको इंडिविजुअल देखेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, इनके गुण कुछ अलग अलग होते हैं, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो बन जाता है पानी। तो पानी जब बन जाता है वो बिल्कुल ही उसके गुण धर्म जो हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे समझाया गया है कि समाज में इंडिविजुअल हैं वो अलग अलग सब हैं, सबकी थिंकिंग, इंडिविजुअल थिंकिंग अलग अलग है, लेकिन जब वो पूरे मिलके कलेक्टिवली देखा जाता है तो वो एक नया ही रूप आ जाता है जो इन इंडिविजुअल थिंकिंग से एकदम स्वतंत्र होता है। जैसे उदाहरण में समझाया गया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके बन जाता है वाटर, जो एकदम डिफरेंट है। दूसरा देखते हैं बाध्यता, कॉन्स्ट्रेंट। तो सामाजिक तथ्यों के पीछे समाज एवं समूह की शक्ति होती है। ठीक है, सामाजिक तथ्य वही है, क्यों कह रहे हैं उसको सामाजिक तथ्य? व्यक्तिगत तथ्य तो नहीं कह रहे हैं ना, कह रहे हैं सामाजिक तथ्य। सामाजिक मतलब सोशल फैक्ट्स। तो उसमें क्या है, पूरी समूह की शक्ति होगी। इस शक्ति के प्रभाव दबाव कारण व्यक्ति जो है उसी प्रकार का आचरण करता है जैसा समाज का निर्देश होता है। हम अलग तरीके से करेंगे तो फिर हमको समाज में विरोध का सामना करना पड़ेगा। दुर्खिम कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों की बाध्यता को कई बार प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से ये बाध्यकारी होते हैं। जरूरी नहीं कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ हम सामाजिक तथ्यों की बाध्यता को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करें, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो होता है, लेकिन हम इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि उसको महसूस नहीं करते हैं। तो जैसे आप देखिए, समाजीकरण और शिक्षा। क्या बच्चा पैदा होता है तो वो क्या नमस्ते करना है, या उसके अंदर कल्चर आपका क्या है, मॉरल वैल्यूज आपकी क्या हैं, कैसे उठना बैठना है, कैसे लोगों से मिलना है, कैसे बोलना है, ये सब क्या सीख जाता है? नहीं। समाजीकरण ये अप्रत्यक्ष तरीका है, समाजीकरण और शिक्षा। तो समाजीकरण में सोशलाइजेशन का मतलब समाज में, जिस समाज में आप रह रहे हैं उसके कस्टम्स, रीति रिवाज है ना, उसका कल्चर सीख लें, तो ये है समाजीकरण। तो बच्चे को हम जब कोई घर में आता है तो उसको कहते हैं, बेटा देखो अंकल हैं, नमस्ते करो, जाओ पैर छुओ। तो ये सब वो पहले तो करता नहीं है, धीरे
वो सीधे तो करना सीख नहीं जाता ना, हम करवाते हैं उसको। तो ये अप्रत्यक्ष तरीके से जो सामूहिक चेतना है या सामूहिक जो सोशल फैक्ट्स हैं वो उसको सिखा देते हैं। और दूसरा है शिक्षा। शिक्षा तो शिक्षा एजुकेशन फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीक़ों की शिक्षा हमें मिलती रहती है। तो सामाजिकरण मान लीजिए एक तरीके से इनफॉर्मल एजुकेशन होगी, और उसके अलावा जो फॉर्मल एजुकेशन हमें स्कूलों में मिलती है वो भी बाध्यकारी होती है। वहाँ भी हमें स्कूल में रहेंगे तो क्या सीखेंगे, डिसिप्लिन में रहना, बैठने उठने का तरीका, बोलने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, ये सब क्या है, अप्रत्यक्ष है, हमको पता ही नहीं लगता है। हम इतने उसमें लीन हो जाते हैं समाज में कि वो हम अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिकरण और शिक्षा के माध्यम से ये सब सीखते रहते हैं। और सामाजिक तथ्यों की अगर आप जो सोशल नॉर्म्स हैं, सामूहिक चेतना, उसके हिसाब से चल रहे हैं तब तो कोई पता ही नहीं लगेगा आपको। आपको सामाजिक तथ्यों की शक्ति का पता लगाना है तो आप उसके विरोध में काम करके देखिए, तो आपको पता लगेगा कि सामाजिक तथ्यों या सामूहिक चेतना का शक्ति कितनी है ना। तब समाज का रोष आपके प्रकट होगा। अगर आप समाज के खिलाफ कोई कार्य करेंगे और तब वो आपके दंड की व्यवस्था करेगा समाज, है ना। और दंड सामाजिक तथ्यों के विरोध का परिणाम ही है। जो दंड है, आप सामाजिक तथ्यों के विरोध में काम कर रहे हैं, वही है। और फिर लेकिन हम सामाजिक जो मान्यताएं होती हैं, जो सामाजिक चेतना है, उसमें रहते रहते इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि ये बाध्यता हमें महसूस ही नहीं होती है। अब तुर्खिम ने तो दो बताई, बाह्यता और बाध्यता, यानी एक्सटीरियरिटी एंड कॉन्स्टेंट। इसके अलावा कुछ और भी हैं विशेषताएं, जैसे सामाजिक तथ्य काम करने, सोचने या अनुभव करने के तरीके हैं। तो ये तो हम लोग आगे पढ़ते ही आ रहे हैं कि सामाजिक तथ्य है क्या, काम करने, सोचने, अनुभव करने के तरीके हैं, तो उसी को समझा देंगे, है ना। दूसरा है सामाजिक तथ्य यूनिवर्सैलिटी, सार्वभौमिकता। हाँ तो सही है, सार्वभौमिकता होनी चाहिए। तो सामाजिक तत्व है, थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा लेकिन वो यूनिवर्सल होना चाहिए, नहीं कि थोड़ा दूर पे, यहाँ पे हम अगर इसको मानते हैं सही तो दूसरी जगह थोड़ी दूर पे 2 किलोमीटर पे पता लगा उस चीज़ को गलत मान रहे हैं, तो वो सामाजिक तथ्य नहीं होगा। तो यूनिवर्सैलिटी होनी चाहिए, उनका प्रचलन सारे समूहों समाज में पाया जाता है, सभी उन्हें एक ही अर्थ में समझते हैं और पालन करते हैं। अब जो सामाजिक तथ्य है उसको समझें भी वो ऐसा ही और उसका उसी तरीके से पालन करें, तब तो वो है सामाजिक फैक्ट, सोशल फैक्ट, नहीं तो नहीं है। नेक्स्ट, सामाजिक उत्पत्ति। तो सीधी सी बात है, सोशल फैक्ट्स या सोशल ओरिजिन जो है, सोशल फैक्ट्स की ओरिजिन सोशल ओरिजिन ही होगी, इंडिविजुअल ओरिजिन तो होगी नहीं। जो समाज में सबको मान्य हो वही माना जाएगा। जैसा समाज होगा उस सोशल फैक्ट का उसी तरीके का मिजाज होगा, है ना। अब आप समझ लीजिए, भारत में स्त्रियां क्या करती हैं, हिंदू स्त्रियां मोस्टली क्या करती हैं, बड़े बूढ़ों के सामने घूंघट निकालती हैं। तो आप क्या जानते हैं यूरोप में करती हैं क्या ऐसा? वहाँ ये है ही नहीं। तो वहाँ पे ये सोशल फैक्ट नहीं है, यहाँ पे है ये सोशल फैक्ट, वहाँ पे वो फैक्ट नहीं है। तो हमारे इस यहाँ के समूह में वो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है यहाँ के समाज के लिए, वहाँ के लिए नहीं है वो। तो वहाँ के लिए वो सोशल फैक्ट नहीं है। मान लिया हमारे देश में आसपास एशियन कंट्रीज़ में साड़ी पहनती हैं औरतें, लेकिन वहाँ तो नहीं पहनती हैं। तो इस तरीके से सोशल ओरिजिन होती है सोशल फैक्ट्स की। नेक्स्ट देख लेते हैं, सामाजिक तत्व पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते हैं। हाँ तो सीधी बात है, पीढ़ी दर पीढ़ी तो हस्तांतरित होते ही रहते हैं, है ना। कैसे, जो हम त्यौहार मनाते हैं, मान लो होली, दीपावली, ईद, बकरीद, क्रिसमस, जो भी मनाते हैं तो उसका तरीका होता है, हर एक समाज में जो भी त्यौहार मनाया जाता है उसका तरीका होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते जाते हैं। ये तो है नहीं जो लोगों ने शुरुआत की थी वो अभी तक जिंदा है, वही मना रहे हैं, वही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो तो मर के चले गए। अब हम लोग उसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे हस्तांतरित करते जाते हैं, तभी तो होगा पीढ़ी दर पीढ़ी वही। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं, रहन सहन, खान पान तरीके, ये सब जो है पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक तथ्य सीखे जाते हैं। सही बात है, सामाजिक तथ्य सीखे जाते हैं, हम सीधे तो सीख के नहीं आते। जैसे अभी आप देखे थे कि सामाजिकरण और शिक्षा के माध्यम से सीखते हैं, तो ये फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन से जो सोशल फैक्ट्स होते हैं वो हमको
सिखा दिए जाते हैं, जो समाज के सदस्यों द्वारा स्वीकृत होते हैं, मान्य होते हैं और सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरीके से वो हमें सिखा ही दिए जाते हैं। तो ये सब है सोशल फैक्ट्स। और सामाजिक तथ्य अधिवैयक्तिक होते हैं। अधिवैयक्तिक मतलब सोशल फैक्ट्स आर सुपर इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या हुआ? सोशल फैक्ट्स आर सुपर इंडिविजुअल, इट मीन्स सोशल फैक्ट्स आर अबाउट द इंडिविजुअल। तो ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अबाउट द इंडिविजुअल, इसमें पूरा सामूहिक चेतना को महत्व दिया जाता है, समाज को महत्व दिया जाता है, इंडिविजुअल को महत्व नहीं दिया जाता है। तभी इसको कहते हैं सामाजिक तथ्य अधिवैयक्तिक होते हैं, मतलब सुपर इंडिविजुअल। आगे देखते हैं सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम क्या हैं। मतलब कैसे जानेंगे कि ये सामाजिक तथ्य है, उसको कोई नियम होंगे कि नहीं, तभी तो हम समझेंगे कि सामाजिक तथ्य कि ये जो है पर्टिकुलर चीज़ ये सामाजिक तथ्य है।